मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं समतामूलक संविधान के तहत देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मेहनतकश समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से अकेले अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ रही है, ताकि अच्छा रिजल्ट लाने के बाद केंद्र की सत्ता में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी के जरिए बहुजनों का व्यापक हित सुनिश्चित कर सके। जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवर श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर एक मिसाल कायम करके बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के बंद दरवाजे खोलने का मार्ग प्रशस्त किया, जो समतामूलक समाज का आधार है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के निर्माण कार्य में लगाना है, ताकि वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारों की चल रही गलत नीतियों के कारण अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं। इसके मुख्य कारण हैं कि सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से की है, उसको लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है। साथ ही बैकलॉग की भर्ती ना करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार केवल सामाजिक जुल्म जाति ही नहीं, बल्कि सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में जातवादी द्वेष व भेदभाव होना आम बात है। इन परेशानियों से मुक्ति हेतु इन्हें संगठित होकर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में अपनी सक्रिय व प्रभावी हिस्सेदारी के जरिए सत्ता में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी प्रगति का मार्ग यहाँ आगे बढ़ेगा। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित व जन कल्याणकारी सरकार कई बार दी है, जिसकी याद लोगों के दिलो दिमाग में लगातार ताज़ा भी है। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर बहन कुमारी मायावती जी की यही विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती अर्थात बहुमूल्य है। आपका कोई वोट खरीदा ना जा सके, कोई वोट लूटा ना जा सके, कोई वोट पड़ने से रह ना जाए। अर्थात लोकतंत्र व संविधान की रक्षा अपने वोट की शक्ति से करनी है। अंत में अब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व भामसेफ, DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व जन्मदाता मानवर श्री कांशीराम जी आदि को शत शत नमन करने के साथ ही भारत के समस्त मतदाताओं से अपील है कि वह बहुजन समाज पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार।
लोकसभा के ये चुनाव एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का अस्तित्व खतरे में है। भाजपा सरकार के एक दशक के शासन में हमारे संविधान के 4 बुनियादी स्तंभ को बाकायदा कमज़ोर किया जा रहा है। यह है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, संघवाद और सामाजिक न्याय। संसदीय बहुमत के बल पर राजसत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए फांसीवादी तौर तरीके पर चलने वाली एक सांप्रदायिक तानाशाही निज़ाम की स्थापना की गई है। संवैधानिक दर्जा रखने वाले स्वतंत्र संस्थाएं, संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य, जिन्हें नियंत्रण और संतुलन के ख्याल से बनाया गया था, उन्हें बुरी तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ही इस तरह के नेता शासक दल में शामिल होते हैं, रहस्य समय तरीके से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार वगैरह के जो आरोप उड़नछू हो जाते हैं। असहमति को अपराध बना दिया गया और यूपीए, एनएसए और पीएमएलए जैसे काले कानूनों को मनमानी ढंग से लागू किया जा रहा है और पत्रकारों समेत बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है। सीपीआईएम सभी काले कानून को ख़त्म करने के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए और जनता की लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प लेती है। मेरे प्रिय साथी नागरिकों, बेरोजगारी खतरे के निशाने के ऊपर जा रही है। सीपीआईएम रोजगार के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मानना चाहती है और वो मांग करती है कि इसे इस तरीके की अधिकार बनाया जाए। मनरेगा को मजबूत करने के साथ साथ शहरी रोजगार गारंटी के लिए भी एक कानून बनाना जाना चाहिए। साथ आरक्षण को निजी क्षेत्र में लागू करवाने की बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इन दिनों याराना पूंजीवाद के सबसे खराब रूप का आगे बढ़ाने वाला एक कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठबंधन उभर कर सामने आया है जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को लूट रहा है। अभी अभी रद्द किए गए चुनावी बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को एक कानूनी दर्जा दिया गया था। कॉरपोरेट और अमीरों को बड़ी भारी छूट उनके कर में दिए जा रहे हैं, जिसके चलते वे आर्थिक असमानता और बढ़ रहा है। ऑक्सफैम ने दिखाया कि 40% से ज़्यादा भारतीय संपत्ति की मलकियत 1% के हिस्से के पास है और नीचे के 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर पुनर्विचार करना और उसको पलटने की ज़रूरत है। एक आम संपदा टैक्स और उत्तराधिकार टैक्स और साथ साथ सुपर अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। लेबर कोड की जगह कामगारों के अधिकारों की बहाली करवाने वाली मजदूर समर्थक कानून लाया जाना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के अनुसार एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे संवैधानिक गणराज्य को मजबूत करने के लिए नीति निर्माण की दिशा बदलकर उसे जनहित नीतियों की ओर ले जाने के लिए सीपीआईएम भारतीय मतदाताओं से अपील करती है कि वे भाजपा और उसके सहयोगी को पराजित करें। 18वीं लोकसभा में सीपीआईएम और वाम दलों की ताकत को बढ़ाएं और ये सुनिश्चित करें कि केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार गठित हो। जय हिंद। प्रिय देशवासियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। देश की जनता ने सभी पार्टियों को वोट देकर देखा, लेकिन हमारा देश आज भी
विकासशील देशों में ही गिना जाता है। हमसे बाद में आज़ाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम आज भी मूलभूत समस्याओं का ही समाधान नहीं निकाल सके। जब तक इन मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। भारत को विश्व में नंबर 1 राज्य बनाने के लक्ष्य से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। स्थापना के सिर्फ 10 वर्ष में ही आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में सरकार है और गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में हुए काम देश की जनता को बहुत पसंद आ रहे हैं। हम मानते हैं कि सभी को समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जो आज एक अमीर परिवार के बच्चे को उपलब्ध है। उसी दिशा में काम करते हुए हमने दिल्ली के सभी स्कूलों का कायापलट करके शानदार विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए। पंजाब में भी हम सरकारी स्कूलों को शानदार बना रहे हैं। आज इन स्कूलों में पढ़कर गरीब परिवार के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े अफसर बन रहे हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और बजट का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में आवंटित किया है ताकि स्कूल और अस्पतालों को ठीक करने में पैसे की कोई कमी न रहे। आज दिल्ली और पंजाब में जगह जगह हमने मोहल्ला और गांव क्लिनिक खोले हैं जहां इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ तक कि दवाइयाँ और सैकड़ों तरह की जांच भी मुफ्त है। हम पूरे देश में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने लोगों का विकास करना होगा। राष्ट्र निर्माण करने के लिए हमें अपने गाँव, मोहल्लों और कस्बों के साथ वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का स्तर का विकास करना होगा। आज देश में अपने परिवार वालों और मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो राजनीति चल रही है, उससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। देश के चंद उद्योगपतियों के पास हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था है और 80% लोग आज किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। हमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को संसाधन और समान अवसर देने की ज़रूरत है। हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को के लिए 1000 रुपये की महिला सम्मान निधि, बुजुर्गों के पेंशन और मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं लागू करके लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम किया है। आज पूरे देश में जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को महंगाई से राहत दे रही है। पूरे देश में दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां सबसे कम महंगाई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अपने सभी वादों को निभाया है और पंजाब की भगवंत मान सरकार भी दिल्ली सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए जन कल्याण के काम कर रही है। हम चुनाव के वक्त जो गारंटी देते हैं उसका एक एक शब्द निभाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में हम मुख्यतः 6 गारंटियां दे रहे हैं। 1, पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, कहीं पावर कट नहीं होगा। 2, पूरे देश में गरीबों के लिए बिजली फ्री करेंगे। 3, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार स्कूल बनाएंगे। 4, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। 5, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसलों पर MSP देंगे। 6, दिल्ली में लोगों ने अन्याय सहा है, उनकी चुनी हुई सरकार असमर्थ है, यह अन्याय समाप्त करेंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। देश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विपक्ष को कमज़ोर और ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है और उन्हें भी कमज़ोर किया जा रहा है। इससे हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर होगा और हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का रहना भी ज़रूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। बाबा साहब ने हमें विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया है। इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हम सबका कर्तव्य है। भारत को जो राम राज्य की अवधारणा विरासत में मिली है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और देश को एक ऐसा राम राज्य देना है जिसमें हर एक इंसान सुखी हो, खुश हो, सबको न्याय और समान अवसर मिले, सभी को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिले, सबको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा,
बिजली, पानी और रोजगार मिले। आम आदमी पार्टी देश में ऐसा रामराज चाहती है। आप सभी से अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए वोट दें। जब वोट देने जाएं, ईवीएम में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबाएं। जय हिंद। प्रिय देशवासियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। देश की जनता ने सभी पार्टियों को वोट देकर देखा, लेकिन आज भी हमारा देश विकासशील देशों में ही गिना जाता है। हमसे बाद आज़ाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम आज भी मूलभूत समस्याओं का ही समाधान नहीं निकाल सके हैं। जब तक इन मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के लक्ष्य में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। स्थापना के सिर्फ 10 वर्षों में ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में सरकार है, गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में हुए काम देश की जनता बहुत पसंद कर रही है। हम मानते हैं कि सभी को समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जो आज एक अमीर परिवार के बच्चे को उपलब्ध है। उसी दिशा में काम करते हुए हमने दिल्ली के सभी स्कूलों का काया पलट करके शानदार विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए हैं। पंजाब में भी हम सरकारी स्कूलों को शानदार बना रहे हैं। आज इन स्कूलों में पढ़कर गरीब परिवार के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े अफसर बन गए हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया और बजट का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आवंटित किया, ताकि स्कूल और अस्पतालों को ठीक करने में पैसे की कोई कमी नहीं रहे। आज दिल्ली और पंजाब में जगह जगह हमने मोहल्ला और गांव क्लिनिक खोले हैं, जहां इलाज पूरी तरह मुफ्त है। यहाँ तक कि दवाइयाँ और सैकड़ों तरह की जांच भी मुफ्त है। हम पूरे देश में ऐसी ही व्यवस्था चाहते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने लोगों का विकास करना होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें अपने गाँव का, मोहल्लों का और कस्बों के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर का भी विकास करना होगा। आज देश में अपने परिवार और मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो राजनीति चल रही है, उससे देश का नुकसान हो रहा है। देश के चंद उद्योगपतियों के पास हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था है और 80% लोग आज भी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। हमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को संसाधन, समान अवसर देने की ज़रूरत है। हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं के लिए 1000 रुपये की महिला सम्मान निधि, बुजुर्गों के लिए पेंशन और मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं लागू करके लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम किया है। आज पूरे देश में जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को महंगाई से राहत दे रही है। पूरे देश में दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां सबसे कम महंगाई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अपने सभी वादों को निभाया है। अब पंजाब की भगवंत मान सरकार भी दिल्ली सरकार के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जल कल्याण के काम कर रही है। हम चुनाव के वक्त जो गारंटी देते हैं उसका एक शब्द से शब्द निभाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में हम मुख्यतः 6 गारंटियां दे रहे हैं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली, कहीं पावर कट नहीं होगा। दूसरी, पूरे देश में गरीबों के लिए फ्री बिजली। तीसरी, हर गांव, हर मोहल्ले में शानदार स्कूल बनवाएंगे। चौथी, हर गांव, मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। हर जिले में शानदार सरकारी स्कूल बनवाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसलों पर MSP देंगे। छठी, दिल्ली के लोगों ने अन्याय सहा है, उनकी चुनी हुई सरकार असमर्थ है, यह न्याय समाप्त करेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। देश इस समय ऐसे बुरे दौर से गुजर रहा है जहां विपक्ष को कमज़ोर और ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है और उन्हें भी कमज़ोर किया जा रहा है। इससे हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर होगा और हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष का रहना भी ज़रूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। बाबा साहब ने हमें विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया। इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। भारत को जो राम राज्य की अवधारणा विरासत में मिली है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और देश को एक ऐसा राम राज्य देना है जिसमें हर एक इंसान सुखी हो, खुश हो, सबको न्याय, समान अवसर मिले और
जो आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिले, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार मिले। आम आदमी पार्टी देश में ऐसा राम राज्य चाहती है। आप सभी से अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए वोट दें। जब वोट देने जाएं तो ईवीएम में आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबाएं। जय हिंद। The National People's Party has dedicated more than 11 years to serving the state of Meghalaya since 2013, prioritizing the well-being of its people in every aspect. Since 2018, when the National People's Party had the opportunity to lead the government in Meghalaya, the party has successfully implemented transformative changes and fostered all-round development. The National People's Party firmly believes in prioritizing the interests of the people and aims to enhance the life of all Meghalayans. The journey 2018 to 2024 and the vision 2028 brings forth a multitude of opportunities and guarantees. In the realm of governance, our party envisions a future where law and order in the state is strengthened through improved infrastructure, technology, and effective application of law to find practical solutions to lasting peace. Border issues will continue to be given utmost importance. In the field of economics, the National People's Party is dedicated to propelling Meghalaya to be among the top 10 states in India with a $10 billion economy. Recognizing the pivotal role of youth in achieving our development goals, we will continue to prioritize their needs and create opportunities. With a strong commitment to job creation, the National People's Party aims to generate 5 lakhs employment opportunities in sectors such as tourism, agro-processing, and digital industries. Our party is committed to revolutionizing the sports sector by creating top-notch sporting infrastructure, nurturing indigenous sports, and paving the way for young talents to thrive in the field of sports. The National People's Party has initiated various interventions such as increasing farmers' income, transitioning to high-value agriculture, boosting niche crop production, minimizing agricultural wastage, and ensuring fair prices for farmers. The party recognizes the immense importance of women empowerment as women play a crucial role in the development of our state. Interventions are being actively taken in various sectors such as health, sports, entrepreneurship, tourism to empower our women. In the power sector, we are committed to boosting power generation capacity to meet the rising needs of the state. Ongoing reforms in the power sector will be maintained while also ensuring a greater reliance on renewable energy sources. The government is committed to ensuring that every rural household in the state has access to tapped water. The party is committed to enhancing healthcare infrastructure in the state by focusing on increasing insurance coverage, reducing out-of-pocket expenses, and establishing affordable drug centers. Within the education sector, the party is dedicated to streamlining the entire education system in the state. It will continue to take steps to resolve various issues pertaining to infrastructure, development to elevate education standards at all levels to promote digital learning in schools. The National People's Party has given special focus to tourism, arts, and culture to boost economic growth and provide employment opportunities for our youth. The National People's Party remain committed to safeguarding our precious natural resources and preserving our rich cultural heritage. We have also undertaken numerous initiatives of green governance for a green Meghalaya. In pursuit of our vision, we are committed to upholding the values of integrity, transparency, and accountability in all aspects of governance. Together, let us chart a course towards a future where the aspirations of every citizen are realized and the promise of our state is fulfilled. The National People's Party is dedicated to building a better tomorrow for generations to come. We need your support and we urge you to consider the National People's Party as the most viable political party to realize the vision. We humbly request you to kindly cast your vote in favor of candidates Dr. Maisel Ampreen Lingdor for the 1 Shillong Parliamentary Constituency and Mrs. Agatha K. Sangma for the 2 Tura Parliamentary Constituency. NPP Stronger Together. Kublai Shibun, Mitella, and thank you. साथियों, पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को क्यों कहा कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है?
मैनिफेस्टो न केवल भाजपा की विचारधारा पर करारा चोट करता है, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं धर्मनिरपेक्ष जनता की जरूरत और अधिकार की बात करता है। बीजेपी इन वर्गों के सशक्तिकरण की बात तो छोड़ो, पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों को भी छीन लिया है। निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा से सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। शिक्षा को महंगा करके इन वर्गों को वंचित कर दिया है। देश के टॉप 159 शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों में इन वर्गों से एक भी वाइस चांसलर और निदेशक नहीं है। जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% हटाने की बात से भाजपा बौखलाई है। जो नफरत करते हों वह भला कांग्रेस के समावेशी घोषणा पत्र को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। संविधान खत्म करने की बात भाजपा नेता करते ही रहते हैं और 400 पार के नारे के पीछे भी यही षड्यंत्र है। बीजेपी की नीतियां और घोषणा पत्र दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को गुलाम बनाने की ओर ढकेल रही है। मुस्लिम समाज की भागीदारी सरकारी नौकरी और शिक्षा में नहीं के बराबर है, फिर भी हिंदू मुस्लिम का झूठा मुद्दा खड़ा कर रखा है। 30 लाख पक्की नौकरी की बात से बीजेपी बौखला गई है, जबकि अपने 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख नौकरी न दे सकी। देश का युवा पीएम से जवाब न मांगे, इसलिए मुस्लिम लीग का हौवा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय एवं 25 गारंटी के माध्यम से सबके उत्थान की बात बीजेपी को पच नहीं रही है। भाजपा सरकार की नीतियों से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से बड़े पूंजीपतियों का हित सजता है और अभिजात्य वर्ग का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सत्ता पर पूरा कब्जा। अब हम बात करते हैं अपने मैनिफेस्टो की। भाजपा वालों को कहां से इसमें मुस्लिम लीग की बू आती है? युवा न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? नारी न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? किसान न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? श्रमिक न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? हिस्सेदारी न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? वास्तव में बीजेपी का काम एक ही है। हिंदू खतरे में है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो कोई खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। हमारा आपसी सौहार्द खतरे में है और ये देश भक्ति का पाठ हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम वो तो नहीं पढ़ाएं जिन्होंने 52 साल तक देश का तिरंगा अपने भवनों पर नहीं फहराया। हम वो हैं जिनकी हर पीढ़ी ने देश के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या दिया? नफरत। लेकिन अब समय आ गया है, आपकी ये नफरत की फसल नष्ट होगी और इस बात की बौखलाहट साफ दिख रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र दूरदर्शी, समावेशी, सौहार्द, लोकतंत्र, संविधान बचाने की बात करता है, जबकि भाजपा देश को तोड़ने और नफरत फैलाने की। मैं गारंटी से कहता हूं कि भाजपा वालों ने कांग्रेस का न्याय पत्र नहीं पढ़ा है, वरना कुछ तो नैतिकता होती आरोप लगाने के पहले। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि न्याय और लोकतंत्र की इस लड़ाई में हमारे साथी बने
और इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए बढ़ चढ़कर वोट करें। धन्यवाद। भारत के 140 करोड़ देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। मैं आपका सेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी के परिवार का एक सदस्य विनोद तावड़े आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के विचार साझा करने के लिए जनता के बीच उपस्थित हूं। मित्रों, मोदी सरकार ने अपनी सभी नीतियों का निर्माण अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ देश के हर वर्ग की उन्नति और प्रगति के लिए प्रतिबद्धता से काम किया है। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक लंबी छलांग के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक मजबूत लॉन्च पैड है। आखिर 10 सालों में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे? यह बदलाव है सुशासन का। भाजपा सरकार ने बीते 10 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं को पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज सुरक्षा, प्रगति और सुशासन के स्वर्णिम युग का साक्षी बन रहा है। 2014 से पहले हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए के बड़े घोटालों की चर्चा होती थी। आज हजारों करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की चर्चा होती है। भाजपा के शासन में समाज के सबसे कमजोर तबके के भी देश के विकास में सम्मान से हिस्सेदार है। आज भाजपा भारत की एकमात्र योग्यता आधारित लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। भाजपा ने सत्ता में आते ही पारदर्शिता, क्षमता और जवाबदेही के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। भाजपा के नेतृत्व में भारतीय मतदाता भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त एक स्वच्छ सरकार की आशा कर सकते हैं। एक ऐसा नेतृत्व जो संबंधों और भाई भतीजावाद के आधार पर शीर्ष पर नहीं पहुंचा है, बल्कि जनता के लिए वर्षों के कठिन परिश्रम और एक युवा नेतृत्व के आधार पर पहुंचा है, जो समकालीन भारत के साथ तालमेल रखता है। सुशासन का हमारा मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सबसे बड़े नेता और शीर्ष नौकरशाह भी भारत के किसी भी हिस्से से आने वाले एक सामान्य नागरिक के प्रति जवाबदेही हो। मोदी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करने में विश्वास रखती है। हर फाइल और आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के लिए खुला है। भारत सरकार के द्वारा 2012 में ओपन डाटा पहल का समर्थन करने के लिए ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म data.gov.in बनाया गया था। 2023 तक लगभग 13,000 कैटलॉग में 6 लाख से अधिक डेटा सेट OGD प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए जा चुके थे, जिन्हें 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। इसके साथ मोदी सरकार की सरकारी ई-मार्केट प्लेस पहल से सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है। जनवरी 2024 तक जेम ने अपनी स्थापना के बाद 6.6 लाख करोड़ का कुल ऑर्डर प्राप्त किया है। हमारे लिए शासन एक ऐसा मिशन है जो भारत के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरा नहीं होता। हम एक स्वच्छ और कुशल सरकार प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जो हर कदम पर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। माईगॉव, भारत का नागरिक जुड़ाव मंच, नीति निर्माण के लिए नागरिकों को शामिल करने के लिए कई सरकारी संस्थाओं और मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। वर्तमान में
माईगॉव पर पंजीकृत 3 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं जो माईगॉव प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है। 2014 से पहले का समय भ्रष्टाचार और घोटालों से भरा पड़ा था, जब गरीबों के अधिकार और उनके पैसे पर डाका डाला जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में 13 करोड़ 50 लाख भारतीय बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी से बाहर आ गए। ये मोदी की गारंटी है कि पिछली सरकार में जो भी लूटा गया उसे हम वापस लौटाएंगे। मित्रों, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी जबरदस्त प्रगति हुई। 2013-14 में स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट मात्र 29,912 करोड़ रुपए था, लेकिन आज 2023-24 में यह मोदी सरकार में 3 गुना बढ़ाकर 89,155 करोड़ रुपया हो गया है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 2014 में 387 थी, वहां से बढ़कर 2023 में 660 पे आ गई है। मोदी सरकार की पहल से संचालित एम्स की संख्या 2014 में मात्र 7 थी, वहां से बढ़कर 23 में 22 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य संकेतों के मामले में पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रभावशाली प्रगति पर प्रकाश डालना उल्लेखनीय है। 2020 में मातृ मृत्यु दर 167 से घटकर 97 रह गई है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर 12 अंक की प्रभावशाली गिरावट देखी गई, जो 2013 में 39 थे, 2022 में 28 हो गई है। देशवासियों, मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना को लागू किया, जिसने 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। विगत 10 वर्षों में सस्ती दवा उपलब्ध कराने वाली जनौषधि केंद्र की संख्या 80 से बढ़कर 9,995 हो गई है। टेलीमेडिसिन के प्रति सरकार की दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील पहल में मरीजों और डॉक्टरों के बीच एक संबंध को सुविधाजनक बनाया। जनवरी 2021 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ शुरू हुआ। कुछ अन्य देशों के बाद शुरू करने के बाद भी भारत ने 3 अक्टूबर 23 तक 220 करोड़ 68 लाख से अधिक खुराक देकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को क्रियान्वयन करने की दिशा में तेजी से प्रगति की। भारत ने 123 देशों में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने में मदद की और 150 से अधिक प्रभावित देशों में कोविड-19 टीकाकरण, चिकित्सा आपूर्ति और दवाएं पहुंचाई। वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से भारत ने 101 देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को 28 करोड़ 20 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की। मोदी सरकार के नेतृत्व में इस उल्लेखनीय प्रयास ने न केवल भारत और दुनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को मजबूत किया, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन लोकाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी उदाहरण दिया है। पूर्व की सरकारों की लापरवाही के कारण देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की गंभीर कमी हो गई थी। महामारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने भारत की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 5,700 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 20,000 मीट्रिक टन तक प्रतिदिन किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति का यह प्रदर्शन अभूतपूर्व था और देश भर के डॉक्टरों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कई लोगों के जान बचाने के सहायक साबित हुआ है। आपने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भाजपा को चुना है। हम आपको गारंटी देते हैं
कि भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्यों को लेकर संकल्पित है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि देशवासी पुनः भाजपा को अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। देश में पारदर्शी सरकार के लिए अब की बार 400 पार। जय हिंद, जय भारत।